हाय एवरीवन, आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर के बारे में पढ़ें उससे पहले आपको एक नॉर्मल चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होगी, देखो एक बैंक है जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के भी आए हैं। अब सपोज एक रामू है, रामू क्या करेगा, यहाँ पर बैंक में क्या करेगा, पैसा को जमा करेगा। ठीक है, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो इसने सेविंग किया है, वो जाके कहाँ जमा कर देगा, बैंक में कर देगा। बैंक में क्यों करा, क्योंकि इसे पता है मेरे घर पे सपोज मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तो घर पर वो 50,000 के 50,000 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि इस पर अगर ये बैंक में जमा कर देगा, सपोज 7% इसे बैंक ब्याज देगी, ठीक है, एक साल में, तो इसके 7% पैसा बढ़ जाएगा एक साल के अंतर्गत। अब बैंक, ये बताओ, बैंक के पास इसने 50,000 रुपये जमा किए, अब बैंक 50,000 रुपये लेकर इसको जो ब्याज दे रहा है, ये कहाँ से दे रहा है? क्या अपने घर से दे रहे हो? बैंक के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? तो आप बोलोगे भैया रामू ने बैंक को पैसे दिए और रामू बैंक ने, एक श्यामू आया और उसको पैसे दे दिए, किस पर? लोन दे दिया, और उससे कह दिया भैया हम तुमसे एक साल में 12% लेंगे। अब देखो यहाँ पर बैंक रामू को कितना दे रही है? 7%, लेकिन बैंक श्यामू से कितना ले रही है? 12%। बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया? 5%। अब ऐसा नेट प्रॉफिट नहीं होता, उसमें उनके बहुत सारी चीज़ें, खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, लेकिन ये है एक नॉर्मल चीज़ है जो बैंक कैसे पैसे कमाती है। अब देखो बैंक क्या चाहेगी, मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, बैंक क्या चाहेगी? बैंक चाहेगी अगर इसने 50,000 रुपये दिए, बैंक के पास 50,000 रुपये आए, तो बैंक सारा लोन देना चाहेगी ना, कि 50,000 का 50,000 दे दे। जितना ज़्यादा बैंक लोन देना चाहेगी लोगों को, मतलब जितना उसके पास पैसा है वो तो सारा ही देना चाहेगी ना, जितना ज़्यादा दे देगी उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन भैया इसने, सपोज एक ही इंसान है बैंक में, रामू ने यहाँ 50,000 दे दिए और ये श्यामू को इन्होंने पूरा लोन दे दिया। अब कल को 10,000 रुपये की जरूरत पड़ी रामू को, उसे पता है यार मेरे पैसे, इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई, वो गया बैंक में कि भाई साहब मेरे पैसे दे दो, 10,000 रुपये दे दो, जो मेरे जमा है उसमें से 10,000 रुपये दे दो। अब बैंक कहाँ से पैसा लाए? बैंक ने तो लोन वाले को दे दिया, और लोन वाले को ये बोल दिया कि भैया हम तुमसे एक साल से पहले नहीं मांगेंगे। आप किसी से जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते कि भैया अभी दो, दूसरे दिन ही जाकर कह दो कल जो तुम्हें लोन दिया था वो लौटा दो। अब बैंक फिर कहाँ से देगी इसके 10,000 रुपये? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आरबीआई। आरबीआई बोलता है कि भैया तुम्हें इतना पैसा तो कैश की फॉर्म में अपने पास रखना ही पड़ेगा, और इतना पैसा आप कैश की फॉर्म में के मिला के किसी और गोल्ड के फॉर्म में बॉन्ड के फॉर्मेट में रख सकते हो। ठीक है, तो जितना पैसा कैश की फॉर्म में बैंक रखेगी वो नहीं देगी। जैसे कि अगर 100% है, 100% पैसा आता है, तो उसमें से सपोज 5% उसे आरबीआई ने बोला कि 5% कैश उसमें से रखना ही रखना है, तो कोई 100 रुपये जमा करेगा तो उसका 5 रुपये वो लोन पे नहीं उठा सकती, सिर्फ 95 ही लोन पे उठा सकती है। आई होप ये जो डाउट है आपका, ये मतलब ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। तो उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिसोर्स विद द सेंट्रल बैंक। वो परसेंटेज कैश का जो उसे अपने पास रखना होता है, वो उसको नहीं दे सकती है। किसको नहीं दे सकते? वो उसको लोन पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम होता है, सीआरआर कम ही होता है। कैश रिजर्व रेशियो जो कैश की फॉर्म में रखना होता है, कैश की फॉर्म में रखना होता है, लगभग 3% है अगर अभी हम करंट की बात करते हैं। लेकिन ये याद करो ना करो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें एसएलआर की बात करते हैं, स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखो जो आपका एसएलआर है वो गवर्नमेंट ये कहती है भैया आप गोल्ड के फॉर्मेट में रख लो, चाहे कैश के फॉर्मेट में रख लो। देखो गोल्ड भी तो जाता है ना बैंक में, चाहे कैश के फॉर्म में रख लो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो बॉन्ड होते हैं उनके फॉर्म में रख लो, लेकिन इतना पैसा आपके पास रखना है। ठीक है, ये सिर्फ कैश के फॉर्म में रखना है, ये आप किसी के भी फॉर्म में रख सकते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा बैंक किसके फॉर्म में रखना चाहिए? गोल्ड वगैरह के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड को तो लोन पे देती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब ऐसा सीआरआर ना हो, कैश ना हो, तो वो तो सारा गोल्ड रख लेगी अपने पास, वो दे देगी जाके, पैसे दे दे, मतलब पैसे सारा लोन पर उठा देगी। तो इसलिए सीआरआर अलग है, एसएलआर अलग है। एसएलआर लगभग
18% के समथिंग चल रहा है अभी, है ना। और ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं करना डेटा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इतना रखना है। तो समझ में आ गया ना कि आरबीआई अपना रोल प्ले क्यों करती है, नहीं तो फिर बैंक फेलियर हो जाएगा, बैंक लोगों का पैसा ही नहीं दे पाएगा। लोगों को पैसे की ज़रूरत है और लोग पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट उठ जाएगा उस बैंक से। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम पढ़ते हैं मनी सप्लाई के बारे में, मनी सप्लाई इन मार्केट। ठीक है, मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, एक आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक आपने सिंपल सी बात सुनी मतलब जानते होंगे कि अगर मनी इन मार्केट, ये बताओ अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, सपोज अभी आपकी सैलरी 10,000 है, आपको कल से 20,000 रुपये मिलने लग जाए, तो क्या हो जाएगी, आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जब एक तो सिंपल सा फंडा इकोनॉमिक्स में ये ध्यान रखो कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग खर्च करना ज़्यादा करते हैं, और जब खर्चा ज़्यादा होता है तो जो आपका प्राइस होता है वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी तुम कोई अब काम करते हो और अपना सपोज एक एक साल में एक बार ही शूज़ खरीदते हो, अब लोग बागों के पास पैसा ज़्यादा आने लग गया, वो 2 बार शूज़ खरीदने लग गए एक साल में, तो अब जो आपका प्राइस होगा उस शूज़ का वो बढ़ा देगी दुकान वाले। ठीक है, तो हमेशा अगर मार्केट में अगर मनी आता है तो हमेशा डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है और उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, उससे क्या होता है कि उससे प्राइस बढ़ा दी जाती है। और प्राइस बढ़ाने से क्या करते हैं यहाँ पर, जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे हम बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं, श्यामू की ही बात करते हैं। एक जो श्यामू अभी 50,000 रुपये बैंक से लेके आया, ठीक है, मतलब वो गया था 10,000, सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पर कि वो 20,000 रुपये बैंक से लेने गया था। ठीक है, अब 20,000 रुपये लेने गया, लेकिन बैंक ने उसे क्या किया, कम रेटों में यहाँ पर पैसे दे दिए। तो जब उसे लगा यार कम परसेंटेज देनी पड़ रही है लोन के बदले, तो वो 20,000 ना लेके वो बैंक से कितना ले आया, पूरा 50,000 रुपये ले आया। अब ये अपने जो खर्चे करेगा, अब यहाँ पर ये जो अपने खर्चे करेगा वो ज़्यादा करेगा। ठीक है, जो अगर इसे एक चीज़ की ज़रूरत है तो ये 2 चीज़ खरीदेगा, है ना। नॉर्मल ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर इसे 100 रुपये वाली चीज़ में कोई काम चल जाता है, ये 200 रुपये वाली चीज़ को खरीदेगा। जब ये हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे देख पा रहे हैं तो शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बट अगर ये ओवरऑल सारे लोगों को पैसा ही ज़्यादा मिल रहा है तो सारे लोग ही करेंगे। जब जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उतनी सप्लाई नहीं होगी तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, और दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और अगर मार्केट में यहाँ पर पैसा कम आएगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। अब ये मार्केट में कैसे पैसा ज़्यादा होता है और कैसे कम होता है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, उसी के लिए एक बनाई गई है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी। उसके लिए क्या बनाई गई है, उसके लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसकी 6 मेंबर की जो बॉडी होती है वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा नहीं। सिंपल सी बात समझो, इकोनॉमी को छोड़ो, मार्केट में कितना पैसा जाएगा कितना पैसा नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो। अब वो कैसे डिसाइड करती है, तो उनके हाथ में कुछ टूल्स होते हैं। उनके हाथ में क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उनको कम बढ़ती करके वो पैसे की सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं। 2 तरह के टूल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल होते हैं जो कि 3 होते हैं। बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसको ओएमओ बोलेंगे हम आगे। ठीक है, एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है हमारा। हम ये मतलब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है आपका क्वालिटेटिव टूल्स जिसको मोरल सुएसन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन। ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बैंक रेट आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाती है। तो एक एक टूल को हम अच्छे से बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक रेट के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बैंक रेट की, तो देखो बैंक रेट आपका क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक को आरबीआई लोन देता है। अगर आप लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लेना, मतलब ऐसे ही आप किसी में भी नोट्स बना रहे हो ऐसे ही लिख लो, जिस रेट पर जिस रेट पर जिस रेट पर बैंक को आरबीआई लोन देता है, आरबीआई लोन
देता है, वो क्या होता है, आपका बैंक रेट होता है। अब इससे कैसे आपका इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मार्केट में पैसा, वो देखते हैं। जैसे देखो, बैंक गया आरबीआई के पास, कहाँ जाएगा बैंक, आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है, आरबीआई से लोन लेने। सपोज हम बहुत कम कीमत का लेके चल रहे हैं, चलो 1 करोड़ पे लोन लेके आया। अब आरबीआई कह रहा है कि भैया जो बैंक में पैसा था ना, जो आपको हम लोन दे रहे हैं, वो पहले तो 5% पे दे रहे थे, इस बार हम आपको 7% पे लोन देंगे। किसको लोन देगा, आरबीआई देगा बैंक को लोन। अब यहाँ पर बैंक ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को 7% पे लोन दे रही थी, क्योंकि 5% से वहाँ ला के यहाँ पर 7% से दे रही थी। अब बैंक बोला कोई बात नहीं है भैया, आप 7% से दे दो, हम आगे कस्टमर्स को जो हमसे लोन लेने आते हैं हम उनसे 10% चार्ज कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर आरबीआई ने अपना जो लोन का इंटरेस्ट है वो किससे बढ़ाया, बैंक पर, और बैंक ने किस पे बढ़ा दिया, कस्टमर्स पे। जो पहले लोन 7% पे मिल रहा था अब 10% पे मिलेगा। तो जो आपके श्यामू भाई साहब हैं, जो एक बार तो 50,000 ले आए, लेकिन उन्हें मज़ा आ गया कि भैया अब तो इंटरेस्ट सस्ता मिल रहा है, 7% पे मिल रहा है। अब वो फिर 50,000 लेने गए, फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी 50,000 की, तो वो फिर 50,000 पे लेने गए। लेकिन उन्होंने देखा कि अब उन्हें ब्याज 7% नहीं, उन्हें 10% देनी पड़ेगी। और जब उन्हें लगा 10% देनी लग पड़ेगी, तो वो 50,000 ना लेके सिर्फ 20,000, जो उनके जिसमें सिर्फ उनकी ज़रूरत के काम हो सके, सिर्फ उतना ही पैसा ले आए कि इतनी ब्याज कहाँ से दूंगा भैया मैं, ठीक है। तो वो सिर्फ 20,000 ले आए। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में लोगों के हाथ में, मार्केट में पैसा आना मतलब लोगों के हाथ में पैसा आना। अब लोगों के हाथ में, श्यामू तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक इंडिविजुअल में बता रहा हूँ, लेकिन इसे एक बड़े लेवल पर सोचो। अब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो वो पैसे को बहुत सावधानी से खर्च करेंगे और देखभाल के खर्च करेंगे कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। तो इससे जो महंगाई होगी वो उतनी आसानी से, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। महंगाई की जो रेट ऑफ, जैसे जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई बढ़ने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे हम एक लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि इन्फ्लेशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं, तो इन्फ्लेशन कैसा है, अच्छा है, बेकार है। तो हम बता के आए हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो अच्छा भी है, बेकार भी है, नमक के बराबर है। सपोज पैसा बढ़ाना हो मार्केट में, अब जो ये मार्केट में अगर पैसा बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसी सिनेरियो को अगर हम वापस से देखते हैं कि बैंक गया आरबीआई के पास लोन लेने। अभी बैंक कह रहा था, आरबीआई ने बोला ठीक है, देखो पिछली बार तुमको हमने 5% पे दिया था, इस बार हम तुमको 3% पे देंगे, जाओ तुम भी क्या खुश हो गए, जी लो अपनी ज़िंदगी। अब बैंक बोलेगी ठीक है। अभी बैंक अभी दे रही थी बैंक 7% पे, लेकिन अभी बैंक कस्टमर्स को कितने परसेंट पे देगी, 5% पे लोन दे देगी। तो ये श्यामू जो 50,000 पे लोन लेने गया था दोबारा से, अब ये 50,000 ना लेके ये बोलेगा अरे यार अब तो और कम मुझे ब्याज देनी है। अब ये कितना ले आएगा, 70,000 पे ले आएगा लोन के, कितने ले आएगा, 70,000 पे ले आएगा। तो अब इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अब ये पहले ही उल्टे सीधे खर्च कर रहा था, अब ये और ज़्यादा खर्च करेगा, और जब ज़्यादा खर्च करेगा डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो बैंक रेट से कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतनी सी ध्यान रखो, अगर आप बैंक रेट बढ़ाओगे, अगर आप बैंक रेट बढ़ाओगे तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई क्या होगी, कम होगी। और अगर आप बैंक रेट कम करोगे तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया ना बैंक रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आउटराइट परचेज, एक होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आउटराइट परचेज आपका क्या होता है। अब यहाँ पर आउटराइट परचेज में क्या होता है, देखो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको शॉर्ट में जी से एक बोला जाता है। अभी ये क्या होती है, देखो इसको ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना समझा के बस एक सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ। एक ये ऐसे पेपर होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे एक नोट है उस पर 500 लिखा होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 500 रुपये हो जाती है। ऐसे ही अगर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर उस पर लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है, बस इतना समझो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आरबीआई या तो परचेज करता है या तो लोगों को बेच देगा कि भैया और देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है जीडीपी इकोनॉमी से। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इसका यहाँ पर प्राइस भी बढ़ेगा। तो जो ये जी सैक होता है, इसको
आरबीआई बेचता भी है, लोग खरीदते क्यों है, क्योंकि अगर देश जैसे स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे ही आपका यहाँ पर स्टॉक बढ़ता है। वैसे ही अगर इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट्स जो जी सैक होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसमें ये लोग इनको क्या करते हैं, जी सैक को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर आरबीआई जो आपकी अगर जी सैक को यहाँ पर परचेज करेगी, लोगों के पास है, लोगों के पास से अगर जी सैक को खरीद रही है, तो लोगों के पास लोग ये जो सिक्योरिटीज है इसे बेच रहे हैं, लोगों के हाथ में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर जी सैक को ये क्या करेगी, मार्केट में अगर सेल कर रही है, अगर ये सेल कर रही है तो पैसा को अपनी तरफ खींच रही है, लोग पैसा आरबीआई को देंगे, पैसा आरबीआई को देंगे और आरबीआई उसके बदले सिक्योर जी सैक देगी। तो इसमें क्या, अपने पास लोगों से पैसा खींच रही है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर है, ये तो हो गया हमारा आउटराइट परचेज। एक होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। अभी ये रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखो, एक तो है बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, यहाँ पर बैंक रेट में आपको आरबीआई जब जाती है, आरबीआई के पास जब बैंक जाती है तो उसे कोई कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता, लेकिन इस रीपरचेज एग्रीमेंट के बदले उसे यहाँ पर कोलेट्रल रखना पड़ता है। मतलब रीपरचेज का मतलब है अभी तुम ले जाओ, हमें कुछ दे जाओ, ठीक है, फिर अपना वो चीज़ वापस ले जाना और हमारे पैसा वापस से दे जाना। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है, यहीं पे समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है आपका। तो देखो, रेपो रेट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर बैंक आरबीआई से पैसा लेती है। और बस बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क इतना है, यहाँ पर बैंक को क्या रखना पड़ेगा, कोलेट्रल रखना पड़ेगा। और कोलेट्रल ज़्यादातर किस फॉर्म में रखा जाता है, जी सैक की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बैंक को, आरबीआई को क्या रखना पड़ता है, आप बोलोगे भैया कोलेट्रल रखना पड़ता है। और रेपो रेट वो होता है जो यहाँ पर बैंक आरबीआई से पैसा लेती है। ठीक है, कि जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेती है। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसा लेती है, मतलब बैंक से लोन लेती है। लेकिन आप बोलोगे भैया आरबीआई को क्या ज़रूरत पड़ गई जो बैंक से पैसा लेगी, तो बैंक से पैसा इसलिए लेती है कि बैंक ज़्यादा पैसा लोगों में ना बांट के आरबीआई को दे दे। और आरबीआई को कब देगा, जब आरबीआई अपना जो, जैसे यहाँ पर 7% में लोगों को वो दे रहा है बैंक पैसा, आरबीआई बोला भैया 7% पे हमको भी दे दो। तो ये बताओ, बैंक लोगों को देगा या आरबीआई को देगा, आप बोलोगे भैया बैंक आरबीआई को देगा। क्योंकि आप ये बताओ, बैंक के लिए भरोसेमंद ज़्यादा कौन है, एक आदमी इंसान भरोसेमंद है जो टाइम पे दे देगा, या आरबीआई, आप बोलोगे भैया आरबीआई। तो बैंक अब आरबीआई को पैसा दे देगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर देगा, तो फिर मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं जा पाएगा, कम जा पाएगा, तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। अब बस हम इतना समझते थे कि जिस रेट पर बैंक लोन लेता है उसको आरबीआई से, उसको रेपो रेट बोलते हैं, और जिस रेट पर आरबीआई लोन लेता है बैंक से उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन बस इतना समझना है कि आरबीआई को ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर बैंक का या तो एक्सेस फंड है, या आरबीआई खुद चाह रहा है कि वो लोगों को पैसा ना दे के हमको पैसे दे, तो आरबीआई अपने पास एक तरह से उस पैसे को अपने पास पार्क करता है। आरबीआई को कोई ज़रूरत नहीं होती पैसों की, क्यों करता है वो चीज़ आपको अब यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और देखो, यहाँ पर एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिलाकर ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। ठीक है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, एक हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होती है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देखो, अगर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में बस यही है कि आरबीआई अगर चाहेगा आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा तो लोग, बैंक ब्याज बढ़ा देगी, लोग कम पैसा लेके आएंगे, तो उसी को हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो हमारा क्वांटिटेटिव का लास्ट रह गया है, थर्ड, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी जो बैंक होती हैं वो लोन लेती हैं, लेकिन ये ओवरनाइट के लिए लेती हैं। अगर ध्यान रखें कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, तो ओवरनाइट के लिए जो बैंक लोन लेती हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है। इतना चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इनका टूल्स का यूज कैसे करते हैं वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर आरबीआई को
अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, बिना सोचे कोई भी रेट पूछे इनको सबको बढ़ा देगी। सीआरआर बढ़ा देगी तो बैंक को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, लोगों के पास कम पहुंच पाएगा पैसा, मतलब बैंक को अपने पास ज़्यादा स्टोर रखना पड़ेगा पैसा। ठीक है, अभी सपोज 3%, अभी तो 100 रुपये में से 3% उसे अपने पास रखना पड़ रहा है, 97 वो दे देती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर सीआरआर 10% कर दे कल को, तो अब 90 रुपये ही वो मार्केट में पहुँचा पाएगी। तो इससे भी लोगों के पास कम पैसा पहुँचेगा, कम पैसा पहुँचेगा तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। एसएलआर बढ़ा देगी तो वही है कि अब और ज़्यादा, मतलब कैश के फॉर्म में भी ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। साथ में अगर बैंक रेट बढ़ा देगी, जब बैंक को महंगे में पैसा मिलेगा तो वो लोगों तक महंगे में पहुंचाएगी, और जब लोगों को महंगे दर में पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा पैसा लेंगे नहीं। ऐसे ही एक होता है आपका रेपो रेट भी समझ गया, अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे तो और ऑब्वियसली बात है कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। और एक है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोग रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगे एज कम्पेयर टू लोगों को कम लोन मिलेगा, और लोगों को कम लोन मिलेगा तो मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है वो कम होगी, पैसे की सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर वहीं पर अगर हमको इन्फ्लेशन बढ़ाना है, महंगाई बढ़ानी है, तो मैं इन सबको कम कर दूंगा यहाँ पर एक साथ, मैं सीआरआर को कम कर दूंगा, मैं एसएलआर को कम कर दूंगा, बैंक रेट को कम कर दूंगा, रेपो रेट को कम कर दूंगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दूंगा। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, जैसे अगर अब बैंक रेट कम हो गया तो बैंक को अगर कम पैसे में ब्याज वो मिल रहा है पैसा, तो लोगों को भी वो कम पैसे में पैसा देगी, और लोगों को कम पैसे में पैसा देगी, यहाँ पर बैंक रेट कम होगा तो पैसा ज़्यादा लेके जाएंगे लोग, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। वही रेपो रेट, सीआरआर लोगों के पास अब उसे कम अपने पास स्टोर करना है तो वो मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुँचा पाएगी। तो अगर देखो, बस इतना सा ध्यान रखो, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो सबको बढ़ा दो, और इन्फ्लेशन को अगर मुझे बढ़ाना है तो सबको कम कर दो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ये छोटा सा ही लेक्चर था, बट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर को हल्के में मत लेना, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी से आपके बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये सीआरआर बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से पेपर में। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एमटीएस 2000, देखो यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है, 2024 कर लो इसे अब 2025 के लिए तो एमटीएस 2024 कर लो इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, द बैंक रेट इन द इंडियन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द, जो बैंक रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और इसके अंदर भी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, वो इन सब चीज़ों को तय करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनी सप्लायर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज पैरामीटर फॉर इट्स कैलकुलेशन। जो मनी सप्लायर है वो कौन सा रेशियो यहाँ पर यूज करता है वो आपको बताना है। तो देखो, जो मनी सप्लाई के लिए यहाँ पर पैरामीटर यूज होगा कौन सा होगा, कितना मनी सप्लाई हो रहा है और कितना मनी सप्लाई नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? सीआरआर करेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो के कितना मनी सप्लाई होगा और कितना बैंक अपने पास रखेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सीआरआर हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफ। जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बताओ ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, एक रीपरचेज एग्रीमेंट, एक यहाँ पर आउटराइट परचेज। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, रेफर्स टू अ मेथड adopted by the central bank to control the money supply in the economy by sale and purchase of government securities। तो ये किस में करते हैं? हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, ये यहाँ पर बताना है। तो देखो, यहाँ पर हमने बात की थी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो इस मतलब आरबीआई की ही कमेटी होती है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर होंगे वही इसके चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये शायद हमने नहीं बताया, लिख लेना, ये ही इसके चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई के। ठीक है, मतलब आरबीआई के गवर्नर ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the usual treatment on repo rates by the RBI in case of hawkish monetary policy stance। तो hawkish monetary policy में क्या करती है वो, रेपो रेट क्या करती है? बढ़ा देगी। तो रिड्यूस्ड ग्रेजुअली नहीं, रिड्यूस्ड शार्पली नहीं, रेपो रेट रेज्ड बाय मोर देन 100 BPS नहीं, रेपो रेट आपका रेपो रेज्ड ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे ही बढ़ाती है, एक साथ नहीं बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज
कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई एज कैश। तो ये तो देखो, जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो टोटल डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ, किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। तो यही मेरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इन्होंने, द पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट टू मेंटेन विद आरबीआई, गोल्ड के फॉर्म में नहीं, वो तो एसएलआर हो जाएगा, ठीक है। द पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल लोन अमाउंट, लोन नहीं कैश जो डिपॉजिट होता है उसका परसेंटेज। द पोर्शन ऑफ लिक्विड कैश, लिक्विड कैश नहीं, सिर्फ लिक्विड और कैश नहीं, सिर्फ कैश, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है आपके जो इस चैप्टर से यहाँ पर पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।